कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस अपना अगला शिकार ढूंढ लेती हैं। और मैं आज जो आपको बता रहा हूं, वह भी ऐसी ही एक कहानी है जिसमें मैं खुद एक किरदार बन चुका हूं। 3 साल पहले की बात है, जब मैं, मेरा दोस्त नितिन और हमारी सबसे करीबी दोस्त मेघना मनाली की एक यादगार ट्रिप से लौट रहे थे। कॉलेज का आखिरी साल था और हम तीनों जानते थे कि यह सफर शायद हमारी दोस्ती के उन बेफिक्र पलों का आखिरी मौका है। रात गहराती जा रही थी, घड़ी करीब 10 बजा रही थी और हम चंडीगढ़ पार कर दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। तभी अचानक मौसम ने करवट ली, आसमान में बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वाइपर पूरी तेजी से चल रहे थे, लेकिन फिर भी सामने का रास्ता धुंधला था। हाईवे सुनसान होता जा रहा था और दोनों तरफ फैला घना जंगल अंधेरे में किसी खामोश खतरे जैसा लग रहा था। शुरुआत में हमने इसे एक सामान्य बात समझा, लेकिन कुछ देर बाद हमारे फोन का जीपीएस अजीब तरह से काम करने लगा। लोकेशन बार बार बदल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अनजान रास्ते पर मुड़ चुके हैं। नितिन ने गाड़ी धीरे कर दी और झुंझलाते हुए कहा कि ये सब ठीक नहीं लग रहा, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई साफ रास्ता भी नहीं था। करीब 1 घंटे तक हमें ना कोई ढाबा मिला, ना पेट्रोल पंप, सिर्फ बारिश, अंधेरा और वो अनजाना रास्ता। तभी दूर एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी, जैसे अंधेरे में कोई अकेला दीपक जल रहा हो। जैसे जैसे हम पास पहुंचे, हमने देखा कि वह एक पुराना, जर्जर ढाबा था, जिसके बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, ढाबा नंबर 13। उस नाम को पढ़ते ही मेरे भीतर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, लेकिन उस वक्त हमारे पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम गाड़ी से उतरे और ढाबे के अंदर गए, जहां सिर्फ कुछ पुरानी मेज कुर्सियां और काउंटर के पीछे बैठा एक बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर छुपा हुआ था। उसने बिना कुछ कहे हमारे लिए चाय बनानी शुरू कर दी। ढाबे के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ बारिश और उबलती केतली की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी मेघना की नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी और उसने मुझे पास बुलाया। जब मैंने उस तस्वीर को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसमें जो लड़की थी वह बिल्कुल मेघना जैसी दिख रही थी। वही चेहरा, वही आंखें, यहाँ तक कि उसकी गर्दन पर वही छोटा सा तिल भी था। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही तेज हवा का झोंका आया और ढाबे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हम घबरा गए और तभी बूढ़ा आदमी पहली बार बोला। उसकी आवाज धीमी और खुरदरी थी। उसने कहा कि बारिश रुकने तक बाहर मत जाना, क्योंकि रात में यहाँ सड़कें बदल जाती हैं। उसकी ये बात सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले कि हम उससे कुछ पूछते, अचानक ढाबे की लाइट चली गई और चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। बूढ़े ने एक लालटेन जलाई, जिसकी कापती रोशनी में दीवारों की परछाइयां डरावनी आकृतियों में बदल रही थीं। माहौल इतना भारी हो चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। मैं मेघना को डरते हुए नहीं देख पा रहा था, इसलिए मैंने बहाना बनाया कि मेरा फोन गाड़ी में रह गया है और मैं उसे लेने बाहर चला गया। बाहर बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन हवा अब भी तेज थी। मैं गाड़ी के अंदर बैठा ही था कि अचानक दरवाजा खुला और मेघना भी अंदर आ गई। उसने कहा कि उसे अंदर बहुत डर लग रहा था। उस पल, उस अजीब खौफ के बीच, हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। हमारे बीच जो अनकहा रिश्ता था, वह जैसे उस रात खुलकर सामने आ रहा था। लेकिन तभी अचानक गाड़ी की खिड़की पर खून से सना एक हाथ जोर से आकर लगा। हम दोनों चीख पड़े। बाहर देखा तो कोई नहीं था, सिर्फ कांच पर खून का निशान था जो बारिश में धीरे धीरे मिट रहा था। हम डर के मारे तुरंत ढाबे के अंदर भागे, लेकिन अंदर का नजारा और भी डरावना था। नितिन गायब था और वो बूढ़ा आदमी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था।
पूरा ढाबा खाली था, सिर्फ लालटेन जल रही थी। हम दोनों ने घबराकर नितिन को हर जगह ढूंढा, वॉशरूम तक देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तभी हमारी नजर एक मेज पर रखे कागज पर पड़ी, जिस पर सूखे खून से लिखा था, जो प्यार करेगा वो मरेगा। ये पढ़ते ही जैसे हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब ये साफ था कि हम किसी साधारण जगह पर नहीं, बल्कि एक ऐसे श्राप के बीच फंस चुके थे जो हमारे अपने रिश्ते से जुड़ा हुआ था। नितिन का गायब होना कोई हादसा नहीं, बल्कि इस श्राप की शुरुआत थी। ढाबे के बाहर अंधेरा और गहरा हो चुका था, और अंदर का सन्नाटा हमें धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। उस पल हमें सिर्फ एक बात समझ आ रही थी, हम यहाँ अकेले नहीं हैं, और जो भी हमारे साथ हो रहा है वह अभी खत्म नहीं हुआ है। ढाबे के उस सन्नाटे में खड़े हुए हम दोनों की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे हमारी सांसें भी डर से कांप रही हों, और नितिन के अचानक गायब हो जाने के बाद जो खामोशी वहां फैली थी वो किसी तूफान से कम नहीं थी। जो प्यार करेगा वो मरेगा, ये शब्द बार बार मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है या इसके पीछे कोई भयानक सच्चाई छिपी है। मेघना की आंखों में आंसू थे और वो बार बार कह रही थी कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास था कि अगर हम बिना समझे यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो शायद हम भी नितिन की तरह गायब हो जाएंगे। तभी मैंने ढाबे के चारों तरफ ध्यान से देखना शुरू किया, हर चीज जैसे कोई राज छुपा रही थी। काउंटर के पीछे एक छोटा सा दरवाजा था जो पहले हमारी नजर में नहीं आया था। मैंने हिम्मत करके उसे खोला, और उसके अंदर एक छोटा अंधेरा कमरा था जिसमें सीलन की गंध और पुराने सामान भरे हुए थे। मेघना डरते डरते मेरे पीछे आ गई। कमरे में एक पुरानी चारपाई, कुछ टूटे बर्तन और एक जंग लगा संदूक पड़ा था। लेकिन मेरी नजर फर्श पर पड़े एक पुराने कालीन पर गई जिसका एक कोना उठा हुआ था। मैंने जैसे ही उसे हटाया, नीचे लकड़ी का एक तख्ता दिखाई दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से उस तख्ते को उठाया, और उसके नीचे एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें एक पुराना टिन का बॉक्स रखा था। हमने उसे बाहर निकाला और कांपते हाथों से खोला। उसके अंदर पुराने खतों का एक बंडल और कुछ तस्वीरें थीं। जैसे जैसे हम उन खतों को पढ़ते गए, एक दर्दनाक कहानी हमारे सामने खुलती चली गई। वो खत सलोनी नाम की एक लड़की ने लिखे थे, और वो उसी की तस्वीर थी जो हमने बाहर दीवार पर देखी थी, जो बिल्कुल मेघना जैसी दिखती थी। उन खतों में एक अधूरी प्रेम कहानी थी, सलोनी और करण की। करण एक ट्रक ड्राइवर था जो इस ढाबे पर अक्सर आता था, और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन उनका प्यार समाज को मंजूर नहीं था। सलोनी का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। उन्होंने भागकर शादी करने का फैसला किया, लेकिन वो रात कभी पूरी नहीं हुई। आखिरी खत में सलोनी ने लिखा था कि करण उसे लेने आएगा, लेकिन उसके बाद सब खत्म हो गया। बॉक्स में रखी एक पुरानी अखबार की कतरन ने सच्चाई सामने ला दी। एक तूफानी रात में यहाँ एक ट्रक हादसे में दब गया था, और ड्राइवर की मौत हो गई थी। उसके कुछ दिनों बाद सलोनी का पूरा परिवार अचानक गायब हो गया। हम समझ चुके थे कि उस रात कुछ बहुत भयानक हुआ था। शायद सलोनी के परिवार ने करण को मार दिया, और फिर सलोनी को भी। उनका अधूरा प्यार ही इस ढाबे का श्राप बन गया था। मेघना कांपते हुए बोली, तो इसका मतलब वो हमें मार देगी? मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन अंदर से मुझे यही डर लग रहा था। तभी अचानक ढाबे के बाहर से नितिन की आवाज आई, रुद्रांश, मेघना, मुझे बचाओ। हम दोनों चौंक गए। वो आवाज बिल्कुल नितिन की थी। मेघना भागने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, ये वो नहीं है।
ये हमें बाहर बुला रही है। तभी अचानक ढाबे के कोने में खड़ी परछाई हिलने लगी और हमें लगा जैसे कोई हमें घूर रहा हो। मेघना के कानों में किसी औरत की धीमी आवाज गूंजने लगी, सलोनी। मेरा करण कहाँ है? मेघना चीख उठी और अपने कान बंद कर लिए। उसका चेहरा बदलने लगा था, जैसे वो किसी और के असर में आ रही हो। मैं घबरा गया। तभी अचानक हमारे सामने एक आकृति उभरी, एक औरत, सफेद साड़ी में, चेहरा खून से सना हुआ और आंखों से बहते आंसू जैसे खून के हों। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर उल्टे मुड़े हुए थे और वो जमीन को छुए बिना हवा में तैर रही थी। मेघना जैसे पत्थर की हो गई थी। वो औरत उसके सामने आकर रुक गई और मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं थी। तभी अचानक ढाबे की पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी, लेकिन उल्टी दिशा में। वक्त पीछे जाने लगा था। हमारे चारों तरफ की दीवारें बदलने लगीं, सब कुछ नया जैसा दिखने लगा, जैसे हम किसी और समय में पहुंच गए हों। मुझे एहसास हो गया था, हम सिर्फ इस ढाबे में नहीं फंसे हैं, हम एक अधूरी कहानी के अंदर फंस चुके हैं। और अगर हमने कुछ नहीं किया तो अगला अंत हमारा होगा। वक्त जैसे ही पीछे घूमना शुरू हुआ, हमारे चारों तरफ की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी और हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम असलियत में हैं या किसी बीते हुए पल में कैद हो गए हैं। ढाबा अब वैसा जर्जर और वीरान नहीं लग रहा था, बल्कि नया, साफ और जिंदा था, जैसे अभी अभी खुला हो। दीवारों पर 80 के दशक के फिल्मी पोस्टर लगे थे, काउंटर पर ताज़ी चाय की भाप उठ रही थी और हवा में एक अजीब सी गर्माहट थी। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे डरावनी बात थी, वो ये कि हम दोनों धीरे धीरे खुद को बदलता हुआ महसूस कर रहे थे। मेरा दिमाग सुन्न होता जा रहा था और मुझे लगने लगा कि मैं रुद्रांश नहीं, बल्कि करण हूं। मेरी यादें धुंधली हो रही थीं और उनकी जगह किसी और की यादें ले रही थीं। उसी तरह मेघना की आंखों में भी एक अजीब सा बदलाव आ चुका था, जैसे वो अब मेघना नहीं बल्कि सलोनी बनती जा रही हो। तभी ढाबे का दरवाजा जोर से खुला और कुछ लोग अंदर घुसे। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे, आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। मुझे तुरंत समझ आ गया, ये सलोनी का परिवार था। उनके पीछे पीछे एक और साया अंदर आया। वो मैं था, या यूं कहूं करण था। वो बेचैनी से इधर उधर देख रहा था, सलोनी को ढूंढ रहा था। सलोनी, तुम कहाँ हो? उसकी आवाज में डर और प्यार दोनों था। तभी मेघना, या अब सलोनी, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों मिल पाते, उन लोगों ने करण को पकड़ लिया। मैं ये सब देख रहा था, लेकिन सिर्फ देख नहीं रहा था, मैं उसे महसूस कर रहा था, जैसे वो दर्द मेरा अपना हो। उन्होंने करण को जमीन पर गिरा दिया और बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। हर एक वार मेरे शरीर पर महसूस हो रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी मेरी नजर मेघना पर गई। वो रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। उस पल मुझे समझ आ गया कि यही वो रात है, यही वो पल है जिसने इस जगह को श्रापित बना दिया। और अगर हमने इसे नहीं बदला, तो हम भी हमेशा के लिए इसी कहानी का हिस्सा बन जाएंगे। तभी अचानक सब कुछ जैसे रुक गया। वो लोग, वो आवाजें, वो हरकतें, सब एक पल के लिए थम गईं, जैसे किसी ने समय को पॉज कर दिया हो। और उसी सन्नाटे में मुझे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, अगर कहानी बदलनी है तो अंत बदलो। मैंने चारों तरफ देखा,
लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ वो आवाज थी, जो शायद सलोनी की थी, या शायद मेरी अपनी सोच। लेकिन बात साफ थी, हमें इस कहानी का अंत बदलना होगा। तभी समय फिर से चलने लगा। वो लोग फिर से करण को मारने लगे। इस बार मैंने खुद को रोका नहीं। मैं दौड़कर उनके बीच गया और करण के ऊपर खुद को ढाल की तरह खड़ा कर दिया। उस पल मुझे ना अपनी जान की परवाह थी, ना दर्द की। मुझे सिर्फ मेघना को बचाना था। सलोनी को इस दर्द से आजाद करना था। मैंने जोर से कहा, बस करो। अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो, लेकिन उसे छोड़ दो। मेरी आवाज पूरे ढाबे में गूंज गई। सब एक पल के लिए रुक गए। उनकी नजरें मुझ पर टिक गईं। और फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने मुझे खींचकर अलग किया और मुझ पर टूट पड़े। हर एक वार मेरे शरीर को तोड़ रहा था, लेकिन इस बार मैं चुप था। मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे मैं सही काम कर रहा हूं। मैंने आखिरी बार मेघना की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था। कुछ और था, शायद उम्मीद। जैसे ही मेरी सांसें धीमी होने लगीं, अचानक एक तेज सफेद रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। आवाजें गायब हो गईं। दर्द खत्म हो गया। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मैंने आंखें खोलीं, तो मैं वहां नहीं था। मैं कहीं और था। एक ऐसी जगह जहां ना समय था, ना कोई आवाज, बस एक सन्नाटा। और उस सन्नाटे में मुझे एहसास हुआ, मैं बचा नहीं हूं। मैं खत्म भी नहीं हुआ हूं। मैं बस उस कहानी का हिस्सा बन चुका हूं, हमेशा के लिए। और असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि मैंने कहानी का अंत बदलने की कोशिश की थी। और शायद इस जगह को ये मंजूर नहीं था। जब मेरी आंखें खुलीं तो सबसे पहले मुझे ठंड का एहसास हुआ। ऐसी ठंड जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा तक को जकड़ ले। कुछ पल तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं। लेकिन जैसे जैसे मेरी नजर साफ हुई, मैंने खुद को उसी ढाबे के अंदर खड़ा पाया। लेकिन सब कुछ अलग था। ढाबा फिर से वैसा ही वीरान, टूटा फूटा और खामोश था जैसा हम पहली बार आए थे। मेज कुर्सियां धूल से ढकी हुई थीं, दीवारों की पपड़ी उतर चुकी थी और हवा में एक सड़ी हुई सी गंध घुली हुई थी। मैं घबराकर इधर-उधर देखने लगा। मेघना, मेरी आवाज गूंजी, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी मेरी नजर काउंटर पर पड़ी और मैं वहीं जम गया। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। झुका हुआ शरीर, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में वही अजीब सा डर। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी, वो बूढ़ा आदमी मैं ही था। जैसे ही ये एहसास हुआ, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भागकर पीछे हटा, लेकिन मेरे कदम भारी हो चुके थे। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। वो बूढ़े कांपते हुए हाथ थे। मेरी सांसें तेज हो गईं और तभी मेरे दिमाग में उस रात की सारी बातें एक एक करके घूमने लगीं। नितिन का गायब होना, वो खून से लिखा संदेश, सलोनी की आत्मा और मेरी वो कुर्बानी। लेकिन अब मुझे सच समझ आ चुका था। मैंने कहानी का अंत नहीं बदला था। मैंने बस उसमें अपनी जगह बदल ली थी। मैं मर नहीं पाया। मैं बच भी नहीं पाया। मैं इस कहानी का अगला रखवाला बन चुका था। तभी ढाबे का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुला और बाहर से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। मैं जैसे किसी अनदेखी ताकत के बस में था। मेरे कदम अपने आप काउंटर के पीछे चले गए, जैसे मुझे वहीं खड़ा होना था।
हमेशा के लिए। मेरे अंदर से एक आवाज निकलना चाहती थी, चिल्लाना चाहता था मैं, लेकिन मेरे होंठ खुद ब खुद बंद हो गए। तभी दूर सड़क पर हेडलाइट्स नजर आईं। एक गाड़ी धीरे धीरे ढाबे की तरफ बढ़ रही थी। मेरा दिल डूबने लगा, क्योंकि मैं जान चुका था कि अब क्या होने वाला है। गाड़ी आकर ढाबे के सामने रुकी और उसमें से 3 लोग उतरे। 2 लड़के और एक लड़की, बिल्कुल हमारी तरह। वो हंसते हुए अंदर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके चेहरों पर हल्की बेचैनी आ गई। उनमें से एक ने कहा, चाचा जी, 3 चाय मिल जाएगी। मैं सब कुछ समझ रहा था। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता था, कहना चाहता था कि यहां से चले जाओ, अभी के अभी। लेकिन मेरी जुबान ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे मुंह से सिर्फ वही शब्द निकले जो उस बूढ़े ने हमसे कहे थे, बारिश रुकने तक बाहर मत जाना। रात में यहां सड़कें बदल जाती हैं। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे अंदर कुछ टूट गया। मुझे एहसास हो गया कि अब मैं आजाद नहीं हूं। मैं सिर्फ एक किरदार हूं, एक श्रापित कहानी का हिस्सा, जो बार बार खुद को दोहराती है। तभी मेरी नजर दीवार पर गई, और वहां एक नई तस्वीर टंगी हुई थी। उस तस्वीर में मैं था, मेघना थी, और नितिन भी। तीनों मुस्कुरा रहे थे, जैसे कभी जिंदा थे। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन वो भी ठंडे थे, जैसे अब उनमें कोई भावना बाकी नहीं बची हो। बाहर फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी, और अंदर एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। अब मैं हर रात यही देखता हूँ, नए लोग आते हैं, वही गलती करते हैं, और फिर इस कहानी में हमेशा के लिए खो जाते हैं। मैं उन्हें रोक नहीं सकता, मैं खुद को रोक नहीं सकता, क्योंकि अब मैं इंसान नहीं रहा। मैं सिर्फ एक इंतजार हूं, अगले शिकार का इंतजार। और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो, तो शायद अगली बार जब तुम किसी सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में सफर कर रहे हो, और तुम्हें दूर कहीं एक पीली सी रोशनी दिखे, तो याद रखना, वो सिर्फ एक ढाबा नहीं है, वो एक कहानी है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है।